हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले पे। आज हम बात करेंगे कश्मीर के राजवंशों के बारे में। यानी कि कश्मीर पे किन किन राजवंशों ने शासन किया है और उनके उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज हम कश्मीर के राजवंशों के बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि कश्मीर पे कुल 4 राजवंशों ने, ठीक है, 1, 2, 3 और 4, 4 राजवंशों ने शासन किया लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी तक। इन 7वीं से 12वीं शताब्दी तक या फिर छठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक कुल 4 राजवंशों ने शासन किया है, जिसमें पहला अगर राजवंश की बात करें तो वो है कारकोटक। ठीक है, दूसरा आपका उत्पल है, तीसरा आपका यशकर है और चौथा है आपका लोहार वंश। ठीक है, ये 4 राजवंशों ने शासन किया है कश्मीर पे। और अगर हम लोग कश्मीर के इतिहास की बात करें अन्य राजपूत राजवंशों के बारे में, तो कश्मीर का जो इतिहास है हमें मतलब एकदम क्रम वाइज कह सकते हैं, क्रम वाइज और एकदम सटीक सटीक इतिहास मिलता है। क्योंकि इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो कल्हड़, एक इतिहासकार थे कश्मीर में, कल्हड़ की राज तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी तरंगिणी से मिलती है, राज तरंगिणी से मिलती है। और जो है कि कश्मीर का जो ये इतिहास है जो हमें राज तरंगिणी से प्राप्त होती है, तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से विस्तार से जान सकते हैं, क्योंकि हमें इसका लिखित साक्ष्य मिला है। और ये समकालीन इतिहास है, यानी कि ये जो कल्हड़ है ये इन राजवंशों के काल में थे, उनके राज दरबार में थे, तो इसलिए इनका जो इतिहास है बिना किसी के क्या बोलते हैं भेदभाव पूर्ण लिखा गया है, या फिर किसी की चापलूसी नहीं की गई है, एक सटीक इतिहास लिखा गया है। तो अन्य क्षेत्रीय राजवंशों के अतिरिक्त कश्मीर का जो इतिहास है हमें आसानी से मिल जाता है और इसके बारे में हम विस्तार से जान सकते हैं। ठीक, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कल्हड़ की राज तरंगिणी के बारे में। तो चलिए चलते अपने लेक्चर की तरफ। तो आपको हमने बताया कि कश्मीर में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। इनका क्रम है कारकोटक, उत्पल, यशकर और लोहार। इन 4 राजवंशों ने कश्मीर में शासन किया है, जिनकी जानकारी हमें कल्हड़ की राजतरंगिणी से मिलती है। इस राजतरंगिणी से हम लोग देखेंगे गुर्जर, प्रतिहार, गढ़वाल और कुछ कुछ राजपूत वंशों के बारे में भी इससे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो राजतरंगिणी है, ये जो राजतरंगिणी है ये लिखी गई है संस्कृत में। और इसे और इसे संस्कृत का इसे प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा जा सकता है। क्रमबद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है ये, ठीक है? ग्रंथ है जिसे लिखा है कल्हड़ ने। ठीक है, और इसे कहा जाता है कि इसकी जो शैली है, तो महाभारत जिस शैली में लिखी गई है उसी शैली में इसे महाभारत शैली कहते हैं। ठीक, यानी कि जो राजतरंगिणी है वो महाभारत जिस शैली में लिखी गई है उसी शैली में लिखी गई है। ये जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है वो जयसिंह, ठीक है, लोहार वंश के शासक जयसिंह के टाइम में ये पूर्ण होती है। ठीक है, यानी कि इसमें हमें कारकोटक से लेकर लोहार, ठीक है, कारकोटक से लेकर लोहार वंश तक की जानकारी मिलती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है किसके टाइम में पूरी हुई है, तो जयसिंह के टाइम में पूरी हुई है। और ये राजतरंगिणी जो है कि इससे हमें अन्य राजपूत वंश जैसे कि गुर्जर, प्रतिहार, गुर्जर, ठीक है, गढ़वाल, चौहान, इन सब के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। ये राजतंत्र के बारे में ब्रीफ इंट्रो था। तो आपको हम बता रहे थे कि ये कश्मीर के इतिहास पे प्रकाश डालती है। ठीक है, इसकी रचना कल्हड़ ने की थी और यह जयसिंह के टाइम में, कौन थे? लोहार वंश के शासक। इनका टाइम पीरियड 1127 से 1159 ईस्वी में, इनके समय में ये पूर्ण हुई थी। इसमें कुल 8 अध्याय है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे तरंग भी कहीं कहीं कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अध्याय को तरंग भी मिलेगा। तो इसमें कुल 8 अध्याय और 8,000 से ज्यादा श्लोक हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे मौर्य वंश की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है, वैसे ही कश्मीर की जानकारी हमें राजतरंगी से मिलती है। आपको हमने बताया संस्कृत में लिखित प्रथम ऐतिहासिक रचना है जो कि क्रमबद्ध है।
ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग देखेंगे, आज हम बात करेंगे कारकोटक। ठीक है, कारकोटक। ठीक है, कारकोटक एम्पायर के बारे में बात करेंगे हम, जिसका देखिए साम्राज्य विस्तार, इस बड़े से इसका साम्राज्य विस्तार है जो इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। तो इस कारकोटक वंश की स्थापना की है दुर्लभ वर्धन ने। दुर्लभ वर्धन ने, ये दुर्लभ वर्धन इससे पहले कश्मीर में जो वंश था, गोनंद। ठीक है, गोनंद वंश। ठीक है, इसी वंश के, जब इस वंश का पतन होता है तो दुर्लभ वर्धन इस जो है कि इस वंश की, कारकोटक वंश की स्थापना करता है। इनकी जो मृत राज, जो ये मृत वंश रहता है, मृत राजा रहता है, मृत राजा की राजकुमारी से। ठीक है, मृत राजा की पुत्री या फिर राजकुमारी जो भी कहेंगे, मृत वंश की जो भी पुत्री थी, उससे ये विवाह करता है दुर्लभ वर्धन, और कारकोटक वंश की नींव रखता है। ठीक है, तो ये रहा दुर्लभ वर्धन के बारे में। तो हम लोग ने जाना कि कारकोटक वंश का स्थापना किसने की थी, दुर्लभ वर्धन ने। गोनंद वंश जो कश्मीर में एक वंश था, जब उसका पतन होता है तो जब उस राजा की जो राजकुमारी होती है, मित्र राजा की राजकुमारी, उससे विवाह करता है और कश्मीर में एक नए वंश कारकोटक वंश की नींव रखता है 7वीं शताब्दी में। ठीक है, टाइम पीरियड 596 से 632 होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा चीज, तो जो ये दुर्लभ वर्धन थे, कई सारे नगर बसाए, कई सारे कार्य किए, ये था। और एक महत्वपूर्ण कार्य इनमें देखेंगे कि ये जो दुर्लभ वर्धन थे, कश्मीर के शासक, इन्होंने हर्षवर्धन, जो वर्धन उनका शासक था, तो एक चीज ये भी हम लोग कह सकते हैं, ये किसके समकालीन थे, तो हर्ष के समकालीन थे ये। ठीक है, कश्मीर में आगे भी हम पढ़ेंगे, एक शासक आता है, उसका नाम भी हर्ष था। तो ये दुर्लभ वर्धन ने हर्षवर्धन को बुद्ध के दांत, ठीक है, बुद्ध के दांत के अवशेष इन्होंने भेंट की थी और उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाया था। तो ये दुर्लभ वर्धन के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे ये डबल टाइप हो गया है। इसके बाद हम लोग एक चीज, महत्वपूर्ण चीज देखेंगे कि जो ये दुर्लभ वर्धन था, दुर्लभ वर्धन, इन्होंने कुछ ही टाइम पीरियड में, ज्यादा कुछ कार्य नहीं किए, बहुत टाइम शासन नहीं किए। इनके पास सत्ता संभालते हैं इनके पुत्र, जो ये दुर्लभ वर्धन है, इनके पास सत्ता संभालते हैं इनके पुत्र प्रताप द्वितीय। ठीक है, प्रताप द्वितीय। और इन्होंने देखेंगे, ये भी काफी अच्छे से शांतिपूर्ण राजकाज संभालते हैं, और ये प्रतापपुर नगर बसाते हैं, प्रतापपुर नगर, कश्मीर में ये प्रतापपुर नगर बसाते हैं, और ये कुछ समय तक शासन करते हैं। इनके बाद इनके 3 पुत्र, इनके जो है कि 3 पुत्र थे। पहला है चंद्रापीड़, ठीक है, तारापीड़ और मुक्तापीड़, ये इनके 3 पुत्र होते हैं। ठीक है, इन्हें ही ललितादित्य मुक्तापीड़ भी कहा जाता है। तो ये इनके 3 पुत्र होते हैं। तो कमशा ये शासक बनते थे। इनका जो सबसे बड़ा पुत्र था चंद्रापीड़, जबकि आपको हमने बताया कि ये जो दुर्लभ वन था, इसने दुर्लभ वर्धन था, इसने कारकोटक वंश की स्थापना की थी, और इसने जो है कि सत्ता संभाली। इसके बाद इनका पुत्र प्रतापदित्य शासक बनता है, इन्होंने भी काफी कम टाइम तक शासन किया। इसके बाद इनके 3 पुत्र होते हैं, चंद्रापीड़, तारापीड़ और मुक्तापीड़। ठीक है, तो इन्होंने शासन किया। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि चंद्रापीड़ के बारे में जानते हैं। तो चंद्रापीड़ कहा जाता है कि कारकोटक वंश या कश्मीर में ये शासक हुए, जिनको अभी भी याद रखा जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है। तो कारकोटक वंश में ये 2 शासक थे, चंद्रापीड़ और मुक्तापीड़। तो जब चंद्रापीड़ शासक बनते हैं, तो इन्होंने सत्ता को संभाला, कश्मीर में काफी साम्राज्य विस्तार किया, और इन्होंने कई सारे नगर बसाए। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम लोग इनकी बात करें, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको हमने बताया कि चंद्रापीड़ ने कब सत्ता संभाला, तो 682 से 691 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये जो है कि चंद्रापीड़ का 682 से 691 इनका शासन था। तो जब चंद्रापीड़ शासन संभालते हैं तो काफी सारी दिक्कतें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन फिर भी ये साम्राज्य विस्तार करते हैं और साम्राज्य को सुदृढ़ करती हैं। कल्हड़ इनके बारे में एक बात बताते हैं। कल्हड़ ने एक एक कथन कहते हैं, जो क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चंद्रापीड़ है एक मंदिर बनवाना चाहते हैं। ठीक,
एक मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन उस मंदिर के जमीन पे जो है कि एक कहानी प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो उस मंदिर के जमीन में एक चमार का जो है कि चमार या फिर हरिजन कह ले, उसकी जमीन पड़ती है, लेकिन वो जो है कि वो जमीन देने से मना कर देता है। इसके बाद ये सूचना आके राजा को बताई जाती है, तो राजा और उन्होंने जो इनके सूचना देने वाले थे उन्होंने चमार को दोषी बताया। तो चंद्रापीड़ ने कहा कि ठीक है, मंदिर को वहां पे नहीं बनाते हैं, या फिर दूसरी जगह बना देते हैं, या फिर मंदिर बनाना छोड़ देते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये जो चमार होता है वो आता है और कहता है राजा से कि मैंने उस जमीन में, चाहे उस घर में, उस झोपड़ी में मैंने अपना पूरा जमीन मतलब जीवन व्यतीत किया है, वो मेरी माँ की तरह है, लेकिन फिर भी अगर आप वो मेरे द्वार पे आके और उसे कुछ पैसे देकर खरीदेंगे तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये चंद्रापीड़ इतने दयावान थे, इतने जो कि उदार थे, कि ये चमार के घर जाते हैं और उन्हें उस कुछ पैसे देकर और वो जमीन खरीदते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जो एक चमार मतलब एक मंदिर के लिए एक चमार के घर जाता है और उसकी उससे झोपड़ी खरीदता है, तो वो चंद्रापेड़ी थी। ठीक, इसके बाद एक और इनके बारे में कथन है, ये तो इतना साम्राज्य विस्तार ही किए, लेकिन अपने साम्राज्य के लिए चाहे अपनी उदारता के कारण शहीद भी हो गए थे। ठीक है, शहीद शहीद भी हो गए थे, यानी कि मारे गए थे। ये कथन है कि जो चंद्रापीड़ है, तो एक बार ब्राह्मण ने एक ब्राह्मण ने जादू टोने से दूसरे ब्राह्मण को मार दिया। तो इसके बाद उस ब्राह्मण को उन्होंने सजा सुनाया, और इसके बाद क्या हुआ कि इनका जो ये भाई था तारापीड़, इसने क्या किया, जिस ब्राह्मण को सजा सुनाई गई थी उसके साथ मिलके चंद्रापीड़ को मार डाला, और धोखे से अपने भाई को मार के इसके बाद चंद्रापीड़ शासक बनता है। और 4 वर्ष के शासन के बाद इसकी भी सत्ता काफी अत्याचार करता, इसके बाद सत्ता संभालता है इसका सबसे छोटा बेटा प्रतापदित्य का सबसे छोटा बेटा और सबसे छोटा भाई तारा मुक्तापीड़ या फिर ललितादित्य मुक्तापीड़। तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो इनका ये साम्राज्य था, काफी साम्राज्य विस्तार करते हैं और बहुत सारे नगर बसाते हैं, स्थापत्य कला का विकास करते हैं। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला इसके बारे में देखें तो चंद्रापीड़ शासक के बाद तारापीड़ बनता है, तारापीड़ कुछ समय के बाद बनते हैं मुक्तापीड़, जिनका टाइम पीरियड 724 से 760 ईस्वी है। सबसे इस वंश के सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली, और कश्मीर अगर किसकी कश्मीर वंश में किसी की बात आती है तो एक बार मुक्तापीड़ की बात आ ही जाती है। ठीक है, इन्होंने जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई बात हम लोग करेंगे तो इन्होंने कन्नौज के शासक यशोवर्मन को पराजित किया था और अपना साम्राज्य कन्नौज तक फैलाया था। ये मुख्य बात है। इन्होंने चीन के शासक के पास अपने दूत भी भेजे थे। जो मुक्तापीड़ था, सबसे महान उपलब्धि अगर हम लोग इसकी देखें चाहे करें, तो इन्होंने जो है कि चीन चीन के दरबार में दूत मंडल भेजे, और तिब्बतियों को मतलब हराने के लिए तिब्बतियों को हराने के लिए इन्होंने इससे सहायता मांगी थी, लेकिन इन्होंने कोई सहायता नहीं, मित्रता तो कर ली मुक्तापीड़ से, लेकिन इन्होंने कोई सहायता नहीं दी। इसके बाद वो अपने दम पे तिब्बतियों को हराता है, वहां तक साम्राज्य विस्तार करता है मुक्तापीड़। और इसको जो है कि चीन के शासक ने भी सम्राट स्वीकार कर लिया था मुक्तापीड़ को। ठीक है, चीन के शासक ने भी सम्राट स्वीकार कर लिया था। इसने जब यशोवर्मन को ये पराजित करता है, आपको बताइए कन्नौज के शासक को 733 में पराजित करता है, और यशोवर्मन को पराजित करके उसके दरबार से 2 विद्वानों को, वागपति एवं भवबुद्धि, ये दोनों किसके दरबार में थे, यशोवर्मन को, और इसे अपने दरबार में लेकर आते हैं। याद रखिएगा इन दोनों को, वागपति और भवबुद्धि काफी विद्वान है, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की हैं, और इनकी रचनाओं से हमें जानकारियां भी मिलती है। तो इसी के दरबार में ये दोनों विद्वान थे। ठीक है, 733 में आपको हमने बताया कि चीन के शासक के दरबार में इसने दूत मंडल भी भेजा था, और इसे महान निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए महान निर्माता, वो बताएंगे कि महान निर्माता कहा जाता है। और कश्मीर में इसने स्थापत्य का काफी विकास किया। तो पहला तो हम देखेंगे कि इसने हस्तपुर में बौद्ध विहार बनवाए। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसने सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर, ठीक है, सूर्य का प्रसिद्ध जो मार्तंड मंदिर है, इसका चित्र देखिए, ये सूर्य का प्रसिद्ध जो मार्तंड मंदिर है, अभी ये खंडहरों में बदल गया है। तो इस मंदिर को, सूर्य के कई सारे प्रसिद्ध मंदिर है, सूर्य के बहुत सारे, अंकोरवाट का कंसोर मंदिर, अंकोरवाट का, कंबोडिया का, बहुत सारी जगह है, लेकिन जो कश्मीर में मार्तंड मंदिर है सूर्य का है, और ये याद रखिएगा किसके लिए फेमस है, सूर्य के देवता के लिए इसने उसे बनवाया है। और इसने परिहासपुर, ठीक,
परिहासपुर नामक नगर भी बसाया है। एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दें इसके बारे में, तो हाँ, ललितादित्य मुक्तापीठ, तो इसके बारे में हमने आपको बताया कि इसने सूर्य मंदिर भी बनाया था, इसने जो है कि सूर्य का प्रसिद्ध मातंग मंदिर भी बनवाया। और एक इसकी इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दें, ये जो ललितादित्य था मुक्तापीठ, ठीक है, तो इस पे दो लांछन लगते हैं, ठीक है, इस पे दो लांछन लगते हैं। पहला, इसने बहुत सारे कार्य तो किए लेकिन दो लांछन लग जाते हैं। पहला ये कि इसने एक बार बहुत सारे नशे में जो कि प्रवरपुर प्रवरपुर नामक नगर को जलाने का आदेश दे दिया था। और इसने जब होश आया तो इसको पता चला कि इसके जो मंत्री हैं उसकी आज्ञा नहीं मानते और वो नगर नहीं बसाते हैं, नहीं जलाते हैं, तो ये काफी खुश होगा। पहला तो ये है, जलाने को उस नगर को ही आदेश दे दिया था। दूसरा अगर इसमें लांछन लगता है तो ये है कि गौड़ यानी कि बंगाल के नरेश को ये अपने यहाँ बुलाता है और उनको वचन देता है। एक वहाँ के मंदिर में भगवान थे परिहास केशव, ठीक है, परिहास केशव को साक्षी मान के ये उनको उन्हें न मारने की यानी कि उनकी सुरक्षा का वचन देता है। लेकिन कुछ हत्यारों के द्वारा क्या करता है कि वो गौड़ नरेश को मरवा देता है। इसके बाद क्या होता है कि जो इनके भक्त होते हैं, गौड़ नरेश राजा के जो भक्त होते हैं, वो लोग आते हैं और जो ये मंदिर होता है इस मंदिर पे धावा बोलते हैं। और यहीं पे एक और मंदिर होता है विष्णु स्वामी, विष्णु रामा स्वामी, ठीक है, विष्णु रामा स्वामी मंदिर को परिहास केशव समझकर इस मूर्ति को उलट देते हैं और इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद ललितादित्य के सैनिक आते हैं और उन्हें उनके विद्रोह को दबाते हैं। ये दो लांछन जो है कि ललितादित्य पे लगते हैं, ठीक है, इनके जीवन में ये दो लांछन लगते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारे नगर भी बसाए हैं। और इसके बाद जो है कि बहुत सारे शासक बनते हैं, बहुत सारे शासक बनते हैं, लेकिन उतने जो है कि इम्पोर्टेंट नहीं होते और उतना ज्यादा वो लोग नहीं करते हैं कुछ भी। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस वंश का एक शासक होता है जयापीठ, जो ललितादित्य मुक्तापीठ के बाद शासक बनता है और इसने भी कुछ समय तक शासन किया और अच्छे से अपना समय अपने समय में साम्राज्य का विस्तार किया। इसने 770 से 810 तक शासन किया था। और इसी के दरबार में टुटनी मत के लेखक दामोदर गुप्त, ये इंपॉर्टेंट है, ये जेआरएफ का पीवाईक्यू है, तो इसी के दरबार में ये लोग रहते थे। इसके दरबार में और भी विद्वान जिसमें उद्भट वामन भट्ट और क्षीर इसके दरबार में रहते थे। और इसी के समय में कहा जाता है कि जो ये जयापीठ था वो अंतिम समय में क्रूर हो गया थोड़ा, और धीरे धीरे इसी के समय से जो है कि 9वीं शताब्दी तक इस वंश का पतन हो जाता है। जयापीठ के बाद हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे शासक बनते हैं। उसके बाद ललिता पीठ, ठीक है, जयापीठ के बाद ललिता पीठ, ठीक है, ललिता पीठ नामक भी एक शासक बनता है जो कि काफी क्रूर, और इसके शासन को काफी बदनाम रहता है, इसका शासन व्यवस्था काफी क्रूर होता है, बहुत ज्यादा अराजकता फैल जाता है इसके टाइम पीरियड में। जयापीठ जयापीठ था, इसके बाद इसका जो है कि ललिता पीठ शासक बनता है और इसने जो है कि हाँ, ये इस ललिता पीठ, ये ललिता पीठ है, ठीक है, ललितादित्य मुक्ता पीठ दूसरा है, ये जयापीठ के पास शासक बनता है। और इसलिए जो है कि जया देवी, ठीक है, जया देवी नामक एक नीच जाति की लड़की रहती है, इसके पिता सुरा निर्माता रहते हैं, तो उससे विवाह करता है और इससे एक पुत्र होता है बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। तो जब ललिता पीठ जब अपना शासन खत्म करता है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका पुत्र बृहस्पति शासक बनता है। और इस जया देवी के 5 भाई थे, 5 भाई थे। इसके बाद क्या होता है, साम्राज्य में इन 5 भाइयों का बोलबाला हो जाता है। इन्होंने बहुत सारी अराजकता फैलाई, बहुत ज्यादा विद्रोह किया, बहुत प्रजा को लूटा, और अंततः क्या होता है कि बहुत सारे इसके बाद जो है कि इस 5 भाइयों में जो इसका सबसे बड़ा भाई था पल, इसका बेटा अवंती वर्मन, ठीक है, लोगों द्वारा अवंती वर्मन को एक सुया, ठीक है, सुया या फिर खाया कहेंगे, इसके द्वारा अवंती वर्मन को शासक बनाया जाता है, शासक बनाया जाता है। और ये अवंती वर्मन ही नए वंश उत्पल वंश का
यानी कि अपने पुत्र पिता के नाम पे ये वंश का नाम रखता है, उत्पल वंश का नींव रखता है, एक नए वंश की स्थापना होती है। तो हम लोग देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट ही शासक रहते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको मैंने बता दिया कि आप चीजों को समझ सके। तो ललिता पीठ था, इसके बाद इसमें बहुत ज्यादा इसका शासन व्यवस्था क्रूर रहता है, और इसलिए जयदेवी से शासन करता है। जिसके 5 भाई थे, काफी साम्राज्य को लूटते हैं। इन पांचों भाइयों में से एक बड़ा भाई होता है उत्पल, जिसके पुत्र अवंती वर्मन ने उत्पल वंश की नींव रखता है। ठीक है, उत्पल वंश की स्थापना कौन करता है? तो अवंती वर्मन, अवंती वर्मन, और इसकी मदद से शुआ, ठीक है, शुआ नाम के ब्राह्मण की मदद से नींव रखता है। और ये उत्पल यानी कि जो जया देवी थी, उसका बड़ा भाई था उत्पल, उसी के वंश में इस वंश का नींव रखा जाता है। तो इस कारकोटक वंश का इस तरह से बिना पतन होता है। और कारकोटक वंश के बाद हम लोग देखेंगे अवंती वर्मन 855 से 883 ईस्वी तक शासन करता है। मंत्री सूत है, या फिर सूरा कई नाम से खया भी कहा जाता है, शुया भी कहा जाता है, इस वंश की स्थापना करता है और अपने पिता के नाम पे इस वंश का नाम रखता है। ठीक, ये जो इनका अवंती वर्मन का जो ये अशूया होता है, ये इनका मंत्री भी होता है और ये एक अभियंता भी होता है, यानी कि इंजीनियर भी होता है। इसमें जो है कि इसकी सहायता से नहरें बनाए, कृषि का विकास किया, झेलम नदी पे एक बांध बनवाया, उसका मार्ग प्रवर्तित किया, और सूर्यपुर अपने मंत्री के नाम पे सूर्यपुर नगर बसाया, जो है कि कलहड़ कहते हैं। कलहड़ ये कलहड़ जो है कि शुआ के बारे में कहते हैं कि कोई अगर ऐसा मंत्री और राजा का ऐसा परस्पर संबंध जिनमें घृणा ना हो, द्वेष ना हो, तो क्या ही कहना, साम्राज्य कितना विस्तार होगा। लेकिन ऐसे मंत्री कहाँ ही होते हैं। देखेंगे कि उन्होंने छल कपट किया हमेशा राजा के साथ, इतना जो है कि क्या बोलते हैं, भेदभाव, मतलब कि कोई छल कपट नहीं है इनके अंदर, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये दूसरा हम लोग ये बता दें कि जो अवंती वर्मन था, इनके दरबार में कई काफी सारे विद्वान भी रहते थे, इनका शासन व्यवस्था सबसे अच्छा था। जैसे हम लोग देखें कारकोटक वंश में, कारकोटक वंश में बात करें तो चंद्रापीड़ और मुक्तापीड़ का था, वैसे ही उत्पल वंश में अवंती वर्मन का शासन था, और एक अच्छा शासन था, सुदृढ़ शासन था। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान इनके मंत्री शुआ का है। ठीक, एक बार कल्हड़ एक कहानी बताते हैं, एक कथन इनके बारे में आपको बताएं। कल्हड़ ने एक कथन बताया कि एक बार जो है कि अवंती वर्मन पास के एक शिव मंदिर में, पास के एक सूर्य मंदिर, शिव मंदिर में जो है कि पूजा करने जाते हैं। और वो वहाँ का जो सामंत होता है, सूबेदार होता है उस गांव का, तो वो क्या करता है, उस मंदिर उसको पूरा कब्जा कर लेता है, और उस मंदिर के लोगों को भी काफी सताता था। ठीक, तो जब राजा गया वहां पे शिव मंदिर के यहाँ, शिव मंदिर पे पूजा करने, तो उसने ब्राह्मणों की दशा देखी, और दशा देख के उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, तो ब्राह्मणों ने बताया। उसके बाद राजा क्या करता है कि अपना अस्वस्थ बताता है कि मैं अस्वस्थ हूँ, मैं पूजा नहीं करूंगा, और जाके वो लेट जाता है। फिर उसके बाद सारी बात जब सुया जानते हैं, उनके मंत्री जानते हैं, क्योंकि वो जो सामंत था, इनके घनिष्ठ संबंध, मतलब सामंत इनके जो है कि संबंधी थे। तो वो क्या करते हैं कि जानने के बाद उन्होंने तुरंत सामंत को बुलाया, और सामंत को बुलाते हैं और राजा के सामने ही सिर काट देते हैं, और फिर राजा को पूजा करने के लिए बोलते हैं, और राजा फिर पूजा करते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि जो शुआ मंत्री था और राजा थे, उनके जो कि आपसी संबंध कितने अच्छे थे, यानी कि बिना बोले राजा के वो कैसे उनके बात समझ जाते थे। तो ये उनके बारे में था। और एक दूसरी बात की, जो अवंती वर्मन का दरबार था, जिस प्रकार राजा का दरबार में आने के बाद सम्मानजनक व्यवहार होता है, उसी तरह अवंती वर्मन के दरबार में विद्वानों का भी एकदम राजा की भांति सम्मान होता था। ठीक है, और ये जो शुआ थे वो भी खुद एक अच्छे विद्वान थे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि अवंती वर्मन के टाइम में इन्होंने जमींदारों के विद्रोह को दबाया, अवंतीपुर नामक नगर भी बसाया। ठीक है, और ये अवंती वर्मन के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे, जिसमें उनके दरबार में आनंद वर्धन रहते थे, जिन्होंने काव्य शास्त्र पर प्रसिद्ध पुस्तक ध्वन्यालोक लिखी है, रत्नाकर ने हरि विजय लिखी है। तो ऐसे और सारे विद्वान थे। ये जो अवंती वर्मन थे, अवंती वर्मन, ये थे शैव धर्म को मानने वाले, शैव धर्म को, बस शैव धर्म को मानने के वाले नहीं थे, ये थे वैष्णव वाले, सॉरी, ये मानते थे वैष्णव धर्म को। लेकिन इनके जो ब्राह्मण मंत्री थे शुआ, ये शैव धर्म के अनुयायी थे। इनके सम्मान में ये जो है कि अपने को शैव धर्म का मनाते थे। लेकिन जब इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु का समय आता है, तो ये सच्चाई बताते हैं कि मैं आपके सम्मान में अपने को शिव अनुयायी मानता था, लेकिन मैं एक वैष्णव अनुयायी हूँ। तो जब इनकी मृत्यु होती है, तो इन्हें भगवत गीता सुनाई जाती है, और ये जो है कि
विष्णु का नाम लेते लेते जो है कि त्याग देते हैं। तो ये उत्पल वंश के एक महान शासक अवंती वर्मन के बारे में है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके बाद शासन के लिए काफी युद्ध होता है, और जो है कि रत्नवर्धन नामक एक व्यक्ति की सहायता से शंकर वर्मन जो है कि शासक बनता है, और 1883 से 902 ईस्वी में ये शासन करता है। ये काफी क्रूर था, और इसने जो है कि बहुत सारे कर लगा दिए थे प्रजा पे। और जब ये सिंधु प्रदेश को जीतने के लिए आया था, बहुत सारी विजय भी की थी, और लास्ट अंतिम समय इसकी मृत्यु, जब ये सिंधु क्षेत्र को जीत कर वापस लौट रहा था, तो रात्र में निवास करने के लिए जब ये कोई जो है कि जगह ढूंढते हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा विद्रोह होता है, और एक नीच जाति का लोग, इस नीच जाति का लोग व्यक्ति था, उसने इनको तीर से घायल कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। इनके सैनिकों ने सबसे कलहर ने ये बात बताई है कि इनको सैनिकों ने क्या किया कि इन्होंने अपनी जो है कि राजा को इस तरह से व्यवस्थित किया कि उनके गले में रस्सी बांध कर उनको एकदम सीधा कठपुतली की तरह खड़ा रखा, कि जब तक ये लोग सुरक्षित स्थान पे पहुंच नहीं जाते किसी सामंत के यहाँ, तब तक ये लोग राजा को ऐसे दिखाए कि वो जीवित है। उनके मरने की बात को छिपा के रखा, और कुछ इस तरह से इनको रस्सी से बांध के रखा कि जब वो सामंत के पास पहुंचे, तो सामंत जब अभिवादन करे तो इनका सिर झुक जाए। ठीक है, तो इन्होंने ये ऐसे किया था इनके जो है कि सैनिकों ने। ये इनके बारे में एक थी, तो मैंने सोचा आपको बता दें। तो ये इसकी मृत्यु हो गई थी सिंधु क्षेत्र को जीतते समय। इसके बाद इनकी विधवा सुगंधा जो है कि 914 ईस्वी तक शासन करती है अपने पुत्र गोपाल वर्मन की संरक्षिका के रूप में, और बाद में ये अपने पुत्र की अपने मंत्री द्वारा हत्या करा देती है और स्वतंत्र रूप से शासन करती है। और इन्हीं के दरबार में क्या होता है कि 900 इन्हीं के दरबार में क्या होता है कि दो गुट बच जाते हैं, तांत्रिक और सैनिक गुट, जो कि 904 से 939 तक पूरे कश्मीर के दरबार में अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। और इन्हीं गुटों के द्वारा ही रानी सुगंधा का 914 ईस्वी में हत्या हो जाती है और वो मारी जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि सुगंधा के बाद जो है कि दरबार में तांत्रिकों का जो तांत्रिक गुट था, दो गुट थे, इनका बोलबाला हो जाता है, और जो पैसे अधिक देता है उनको राजा बना दिया जाता है, यानी कि जो धन देगा उनको राजा बना देता है। और इसके बाद देखेंगे बहुत सारे शासक होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पुंग होता है, पर्वगुप्त होता है, ठीक है, पूर्वगुप्त होता है, इसके बाद चक्रवर्मन होगा आपका, ठीक है, चक्रवर्मन, शूरवर्मन, सूरवर्मन, ठीक है, पार्थ होता है आपका, ठीक है, पार्थ हो गया। इसके बाद उन्होंने अंततः चक्रवर्मन जो है कि बहुत सारा धन देकर अंततः यहाँ पे देखेंगे कि चक्रवर्मन, ठीक है, चक्रवर्मन शासक बनता है। और ये जो है कि जब ये सत्ता संभालता है, फिर इसके बाद ये एक डोम जाति की लड़की होती है, इससे जो है कि विवाह कर लेता है। और ये जब डोम लड़की से विवाह कर लेता है, तो इसकी रानियां जो है काफी रुष्ट होती है, और इसी डोम रानी के महल में जो है कि इस राजा की के संबंधियों द्वारा हत्या करा दी जाती है। और जब हत्या हो जाती है, तो इनकी जो अन्य रानियां थी, उन्होंने हत्यारे से कहा था कि इस राजे की जो है कि टांगे पत्थर से तोड़ डालो, क्योंकि ये नीच जाति की रानी से मतलब इन्होंने विवाह किया था, प्रेम किया था, इसलिए इन्होंने की रानियां कही कि इनको पत्थर से तोड़ डालो। इस तरह जो है देखेंगे कि जो है कि ये चक्रवर्मन थी, इनकी हत्या हो जाती है। और चक्रवर्मन के बाद हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे राजा बनते हैं। चक्रवर्मन के बाद हम लोग देखेंगे कि ये चक्रवर्मन के बाद देखेंगे कि उन्मत्त अवंती और के भाई जो है कि उसके बाद पार्थ, इसके बाद बहुत सारे शासक बनते हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते हैं। जो उन्मत्त अवंती बनता है चक्रवर्मन के बाद, वो अपने सारे भाइयों को भूखा मार डालता है, अपने पिता की हत्या कर डालता है काफी क्रूरता के साथ। और जो है कि इसने जो है कि गर्भवती स्त्रियां थी, उनको पेट को चीर चीर कर देखता है कि उनके पेट में कैसा बच्चा है, तो काफी मजदूरों पे काफी अत्याचार करता है। और इसके बाद बहुत सारे शासकों के बाद जो है कि शासक बनती हैं विद्या। तो आज हम लोग विद्या के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम बता दें कि सुगंधा, ठीक है, जब सुगंधा की हत्या हो जाती है, तो इसके बाद तांत्रिकों की बोलबाला हो जाता है, और 939 तक वो लोग शासन करते हैं, और उत्पल वंश का पतन हो जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों ने प्रभाकर के पुत्र जो मंत्री होता है यशकर को सत्ता दिया, और 939 से 948 ईस्वी तक ये राजा बनते हैं। ठीक है,
सुगंधा के बाद बहुत सारे शासक बनते हैं, उनके बारे में कुछ उतना उल्लेखनीय नहीं है, जिसपे उन्मत्त अवंती भी रहता है। उसके बाद उत्तम वंश का पतन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रभाकर के पुत्र यशकर को सत्ता संभाली जाती है। इनका भी सत्ता काफी थोड़े टाइम में ही, लेकिन बहुत अच्छा होता है सत्ता इनका, काफी सुदृढ़शाली होता है साम्राज्य इनका। इनके बाद हम लोग देखेंगे कि यशकर के बाद परवगुप्त, ठीक है, परमगुप्त शासक बनता है, और इसके बाद इनका पुत्र क्षेमगुप्त शासक बनता है। कुछ टाइम के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी रानी, ठीक है, दिद्दा, जो कि लोहार वंश की होती है। इनकी रानी दिद्दा जो है कि लोहार वंश मतलब कि ये होती है राजकुमारी, और इनका जो है कि विवाह यशकर वंश से होता है, यानी कि क्षेमगुप्त से होता है, और इनसे विवाह होता है, और ये सत्ता को संभालती हैं। ये काबुल के हिंदुसाई वंश की राजा की पुत्री रहती है, इनके नाना रहते हैं। और ये 980 से 1003 तक ये शासन करती है दिद्दा। के बारे में लोग कुछ चीजें जानेंगे। तो ये संरक्षिका के रूप में अपने अल्पवयस्क पुत्र अभिमन्यु के संरक्षिका के रूप में शासन करती है। कुछ समय बाद ये क्या करती है कि अपने पुत्र की हत्या करा देती है, फिर अपने छोटे पुत्र नंदीगुप्त की भी हत्या करा देती है, और स्वतंत्र रूप से शासन करती है। अपने नाम के सिक्के भी चलवाती है, लक्ष्मी आकृति के सिक्के चलाती है, शिव के लिए प्रसिद्ध भी होती है, सैधर्म दर्शन के लिए इनके टाइम में काफी फेमस हो जाता है। और ये लंबे समय तक जो है कि सत्ता संभालती है और शासन करती है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो इनके बाद धीरे धीरे जो है कि साम्राज्य का विघटन होने लगता है। और ये जब इनकी मृत्यु होती है तो ये अपने भतीजे संग्राम सिंह को, ये जो एक संग्राम राज होता है इनके पक्ष में, लोहार वंश का ये होता है, अपने भतीजे को ये सत्ता देकर सत्ता अपने भतीजे को दे देती है। और इस तरह से देखेंगे कि उत्पल वंश यानी यस्कर वंश का विनाश हो जाता है, और लोहार वंश की स्थापना होती है। दिद्दा ने अपने भतीजे लोहार वंश के संग्राम सिंह को 1003 से 1028 तक ये शासन करते उत्तराधिकारी चुनती है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे संग्राम सिंह के एक मंत्री थे तुंग ने, इसने तुंग को महमूद गजनवी जब इनके टाइम पीरियड में जो है कि आक्रमण करता है, तो त्रिलोचन पाल की मदद के लिए, उन्होंने शाही शासक होते हैं, शाही शासकों का ग्रुप बनता है, उनके मदद के लिए भेजते हैं, लेकिन वो जो है कि असफल रहते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक अनंत, काफी इंपॉर्टेंट है, फेमस शासक है। तो लोहार वंश में एक शासक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है अनंत, जो कि 1028 से 1063 तक शासन करते हैं। और जो क्षेमेंद्र नाम के महत्वपूर्ण विद्वान है, प्रसिद्ध विद्वान है, इन्हीं के शासन टाइम पीरियड में होते हैं। इनकी एक रानी होती है जिनका नाम होता है सूर्यमती। ठीक है। इनका भी जो है कि दरबार में काफी दरबार के कार्य में सहायता करती है, राजा के फिजूल खर्च को दूर करती है, और धीरे धीरे दरबार में इनका भी जो है कि बोलबाला हो जाता है। और इन्होंने ही, इन्हीं के कहने पे जो है कि इनके लिए इनके दरबार में एक विद्वान थे सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा था। ठीक है। रानी सूर्यमती के लिए, इनके मनोरंजन के लिए ये रचना लिखी गई है। और इस इन्हीं के कहने पे इन्होंने अपने पुत्र, इनके जो अनंत है, इनके पुत्र का नाम था कलश। ठीक है। सूर्यमती ने अपने पुत्र के पक्ष में अनंत को जो है कि कहते हैं कि आप सत्ता उसके पक्ष में छोड़ दीजिए। जब वो सत्ता छोड़ देते हैं तो कलश काफी क्रूर स्वभाव का होता है, अपने पिता माता को सताता है। और जो अनंत होता है, अनंत राजा होते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं, और पश्चाताप के कारण जो कि सूर्यमती वो भी सती हो जाती है। ठीक है। इसके बाद कलश के बाद हम लोग देखेंगे कि इनका पुत्र हर्ष, ठीक है, 1089 से 1001 तक, 1101 तक शासन करता है। और इस ये भी जो है कि काफी क्रूर होता है और काफी विरोधाभासी चरित्र का होता है। और ये जो कल्हड़ थे, जिन्होंने पूरे कश्मीर का इतिहास दिया है, ये इन्हीं के आश्रित कवि थे। विरोधाभासी चरित्र का कहे तो ये बहुत विद्वान भी था, विद्वान के साथ क्रूर भी था, और बहुत विलासी तरीके का भी था। इसे कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है, नीरो। ठीक है। कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। इसने बहुत सारे फैशन के अलग अलग जो है कि मानदंड लाए, अलग अलग तरह के फैशन कपड़े ये सब लाए। और इसके साथ साथ इसने प्रजा में बहुत सारे कर भी लगाए। कहा जाता है कि इसने जो है कि जब इससे आर्थिक रूप से कमी होने लगी, धन की कमी होने लगी, तो ये जो है कि भगवान की धातु की मूर्तियों को गलाकर उससे अपना जीवन यापन चलाता था। तो इसकी काफी निंदा की है कल्हड़ ने। हर्ष को जो कि रातरंगिणी में कल्हड़ ने तुरुष और मूर्ति भंजन इसीलिए कहा है। ठीक है। क्योंकि इसने भगवान की मूर्तियों को गलाया उलाया था, और उससे अपना जो है कि जीवन यापन करता था, और प्रजा पे बहुत ज्यादा कर भी लगा दिया था। ये कल्हड़ के जो पिता थे चंपक, ये हर्ष के मंत्री थे। तो कल्हड़ जो है कि कल्हड़ और इसके पिता दोनों जो कि हर्ष के टाइम के हैं, और इन्होंने कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है।
दूसरा हमने बताया कि इन्होंने 1190 ईस्वी में कलहर ने लिखा है कि मंदिर कोष को जब्त कर लिया था। आपको हमने बताया कि जब इसे आर्थिक तंगी हो गई तो मंदिर की जो भी दान दक्षिणा थे उसको भी जब्त कर लिया, धाम उनकी उनकी मूर्तियों को भी गला दिया, ये सारे चीजें किए। और इसने जो है कि बहुत अच्छा अत्याचार किया। तो इसके अत्याचार से तंग आके इसके दो सामंत थे, उच्चल और सुचल, इन्होंने विद्रोह कर दिया। और इन्होंने जब विद्रोह किया तो हर्ष जो है कि अकेले लड़ता गया, क्योंकि इसके जो साथी थे, इसके सैनिक थे, इसने भी इसका साथ छोड़ दिया। और जब राजमहल को जला दिया गया तो ये उसमें ये भी उसमें अकेले पड़ गया। और जब ये भागने की कोशिश करता है तो इसे पकड़कर मार दिया जाता है और इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। उच्चल सुचल के बाद कई सारे शासक आते हैं और उसके बाद देखेंगे कि जय सिंह, ठीक है, सुचल का पुत्र होता है जय सिंह, सत्ता संभालता है, जो कि इस वंश का महत्वपूर्ण अंतिम शासक होता है। और इसने 11 से 28 से 1155 ईस्वी तक शासन किया। और इसने काफी अच्छे तरीके से शासन भी किया, सुदृढ़ तरीके से शासन किया। और कलहड़ की जो राजतरंगी है इस जयसिंह के टाइम पीरियड में समाप्त हो गई, यानी कि इस जयसिंह तक के, यानी कि लोहार वंश तक के शासन का ये इतिहास देती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कलहड़ की जो राजतरंगी है वो किसके टाइम पीरियड में पूर्ण हुई थी, तो वो है, वेट, ये जयसिंह के टाइम पीरियड में पूर्ण हुई थी। ठीक। दूसरी बात, और अधिक हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन देखें तो कलहड़ की जो राजतरंगी है उसमें कश्मीर में रेशम बुनाई का उल्लेख मिलता है। कश्मीर में जो कि कीड़े, कश्मीर में जो रेशम के कीड़े थे उनके पालने का भी उल्लेख मिलता है, जो कि चीन से लाए गए थे, इसका भी उल्लेख मिलता है कलहड़ की राजतरंगी। और जो है कि कलहड़ की राजतरंगी में और भी रचनाओं के विद्वानों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सोमदेव ने कथा सहित सागर लिखा है, जिसे 11वीं शताब्दी का विश्वकोश जाना जाता है, ये इसमें वर्णित है। कश्मीर के क्षेमेंद्र ने अपनी रचना द्वारा उद्घाटित बृहद कथा मंजरी में तत्कालीन सामाजिक दोषों का व्यंग है, यानी कि जो कश्मीर है, कश्मीर के लेखक क्षेमेंद्र जो कि अनंत के दरबार में रहते थे, उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा सामाजिक दोषों को बताया है, क्या क्या समाज में दोष थे। बृहद कथा मंजरी है। इन्होंने और भी बहुत सारी रचनाएं की, जिसमें कला विलास, शय मातृका, नवमाला, बोधिसत्वादान, दशावतार चरित और चित्त विचार चर्चा, चतुर्वर्ग संग्रह, चारु चर्चा, नीति कल्पत्रु, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, वात्सायन सूत्रधार और कवि कंठावर, ये सारी रचनाएं जो है कि क्षेमेंद्र की हैं। इसमें देखेंगे कि कलहड़, यहाँ पे कलहड़ होगा, कलहड़ ने 12वीं सदी में सोमपाल विलास और जो है कि सुक्ति मुक्तावली, सप्तशती छाया एवं सुभाषिती मुक्तावली की रचना की है। जलहड़ है, ठीक है, जलहड़ ने ये सारी रचना की है। तो ये कुछ विद्वानों के बारे में थे जिनसे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा हम लोग देखेंगे राजतरंगी, जो कि कश्मीर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत सारी राजतरंगी लिखी गई है अलग अलग लेखकों के बारे में, जिसमें जो प्रथम राजतरंगी है जिसे हमें कश्मीर का इतिहास जानने को मिलता है वो कलहड़ द्वारा लिखा गया है, जो कि मध्यकालीन भारत तक का इतिहास है, ठीक है, पूरा मध्यकालीन भारत, यानी कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक, जो कि जयसिंह तक का इतिहास देती है। जो दूसरा राजतरंगी है, जो कि 1459 ईस्वी तक का इतिहास है, वो जॉन राजा जैनुलाब्दीन कालीन तक का इतिहास देती है। इसे कश्मीर का अकबर भी कहते हैं, ठीक है, कश्मीर का अकबर, वुड शाह, शाह, संत राजा, ये सारी उपाधियां इनको कहा जाता है। तो इनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इनके बारे में है, तृतीय जो राजतरंगी है वो 1486 ईस्वी तक है, जिसे सीवर ने लिखा है, और ये भी जैनुल आब्दीन के काल तक का इतिहास है। इसमें चतुर्थ राजतरंगी, 4 राजतरंगी लिखी गई है। तो जो चौथा राजतरंगी है वो प्रज्ञा भट्ट एवं सुका, ठीक है, इन्होंने लिखा है, और ये अकबर के काल तक का है, ठीक है। इसमें जो है कि 1596 तक का इतिहास है चौथी राजतरंगी में। और जो ये शिवर थे वो संस्कृत के विद्वान थे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कि कश्मीर से रिलेटेड थी, जो एक शॉर्ट ओवरव्यू था, जिसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की, जिससे आपको रिलेट कर सके। तो कश्मीर के जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हमने जाना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो हमारे बैच से रिलेटेड, हमारे फ्री बैच से रिलेटेड, हमारे फ्री क्लास से रिलेटेड, ऑफलाइन बैच से रिलेटेड, जो ऑफलाइन बैच
जो कि हमारे सर के द्वारा, डॉक्टर सत्यपाल यादव सर के द्वारा चलाई जाती है। उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो या फिर एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर से, पीवाईक्यू से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो आपको डेली टेस्ट कराए जाते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर से। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।